Dear student, class 12th, subject biology, chapter human reproduction. Today we are going to study the mensuration cycle or female reproductive cycle in female reproductive system after the embryogenesis means embryonic development in human. First, menstrual cycle या mensuration cycle, that is also called female reproductive cycle. Dear student, most mammals endometrium means epithelium of uterus undergoes rhythmic cycle along with ovulatory and ostrus cycle. In human female, periodic slotting of lining of uterus in the absence of pregnancy is known as menstruation cycle. Dear student, menstruation is the characteristic of primates. It does not occur in other animals. In temperate climate, menstruation usually commences at the age of 13 and 14 years and marks the onset of puberty in human female. The menstruation continues until the time of menopause, about 5 to 46 years. It is absent during pregnancy. During menstruation cycle, following step are taken place. डियर स्टूडेंट, जो मोस्ट ऑफ मैमल्स हैं, जो कि प्राइमेट्स हैं, इनके जो एंडोमेट्रियम की जो दीवार होती है, एंडोमेट्रियम मतलब यूटेरस की जो जर्मिनल इपीथेलियम होती है, ये लगातार रिदमिक साइकिल परफॉर्म करती है, जिसे हम ओवुलेटरी साइकिल या ओस्ट्रस साइकिल से नाम पर जानते हैं. ह्यूमन फीमेल में पीरियोडिक स्लॉटिंग होती है. स्लॉटर्ड मीन्स कत्ल होता है किसका? यूटेरस की जर्मिनल इपीथेलियम की लाइनिंग का. और कब तक होता रहता है? जब तक कि प्रेगनेंसी एब्सेंट रहती है. और यह प्रोसेस या यह साइकिल मेंस्ट्रुएशन के नाम पर जाना जाता है. मेंस्ट्रुएशन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्राइमेट्स का. यह दूसरे मैमल्स में देखने को नहीं मिलता. जो टेम्परेट क्लाइमेट वाले ह्यूमंस हैं, उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल एज अबाउट कब से 13 टू 14 ईयर्स में स्टार्ट होता है. और इसका स्टार्ट होना यह बताता है कि ह्यूमन फीमेल पावर्टी लाइंस को क्रॉस कर चुकी है या पावर्टी में आ चुकी है. मेंस्ट्रुएशन कंटिन्यू, ये लगातार चलता है जब तक कि मीनोपॉज नहीं हो जाता. और मीनोपॉज की एज 45 टू 46 ईयर होती है. डियर स्टूडेंट, ये फॉलोइंग स्टेप पर होता है. फर्स्ट है मेंस्ट्रुअल फेज. यह 28th डे साइकिल के स्टार्ट होता है. लास्ट 4 और 6 डेज तक चलता है. इस फेज में द सॉफ्ट इपीथेलियम जो टिश्यू होता है, जिसे मायोमेट्रियम कहा जाता है, और यूटेराइन की इपीथेलियम जो ग्लैंड्स होती हैं, साथ में कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है. कौन कौन सा? सॉफ्ट इपीथेलियम टिश्यू मायोमेट्रियम, यूटेराइन इपीथेलियल ग्लैंड और कनेक्टिव टिश्यू जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है. ये तीनों की सेल्स जो होती हैं वो ब्रेक डाउन होती हैं, टूटती हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक हार्मोन जिसका प्रोजेस्टेरॉन नाम है, वो वहाँ पर लैग करता है. और रिजल्ट ये होता है कि ये तीनों मटेरियल ब्लड के साथ निकल कर बाहर आते हैं. दिस मंथली फ्लो ऑफ ब्लड इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन. मेंसेस मीन्स मंथ. द अनफर्टिलाइज इज आल्सो डिस्चार्ज मीन्स 28वें दिन से स्टार्ट होने वाला, लास्ट 4 से 6 डेज चलने वाला, जिसमें सॉफ्ट इपीथेलियम टिश्यू जिसे मायोमेट्रियम कहा जाता है, यूटेराइन की जर्मिनल इपीथेलियम ग्लैंड्स, कनेक्टिव टिश्यू जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, और अनराइप या अनफर्टिलाइज्ड एग, इन सभी से मिक्स, जिसमें ब्लड वेसल मिक्स होती हैं, इन सभी से मिक्स 28th डे में 4 से 6 दिन तक ब्लीडिंग परफॉर्म होती है, जिसे मेंस्ट्रुअल फेज के नाम पर जाना जाता है. ये क्यों होता है? क्योंकि पर्टिकुलर उस स्टेज में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स लैग करता है या रिड्यूस हो जाता है, और इस कारण से इपीथेलियम टिश्यू साथ में यूटेराइन इपीथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू ब्रेक डाउन होकर के ब्लीडिंग के फॉर्म में, आउटसोर्स के फॉर्म में बाहर आता है. सेकंड, पोस्ट मेंस्ट्रुअल और फॉलिकुलर फेज. डियर स्टूडेंट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 टू 13 और 14th डे. ये 6वें दिन से 14वें दिन तक चलने वाली एक प्रोसेस है. इस पीरियड के बीच में क्या होता है? मेंसेस एंड ओवुलेशंस का एंड होता है. इस फेज को में फॉलोइंग कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं. पहला, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल इन ओवरी. मीन्स इस पर्टिकुलर 6 डेज से और 14th डे तक जो ग्रेफिन फॉलिकल होता है वो ग्रो होता है और वो मेच्योर होता है.
regeneration of broken mucous membrane of uterine wall and repair of damaged blood vessel by proliferation of tissue। जो अभी 6 डे के पहले मीन्स 28 डे में ये सेक्रेशन हुआ और उससे 4 से 6 डेज चला और फिर से ये 0 डेज आया और उस 0 डेज पर जब ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक डाउन हो चुका था तब वहाँ पर म्यूकस जो मेम्ब्रेन ही यूटेराइन की वो रीजनरेट होगी, डैमेज ब्लड वेसल्स रीजनरेट होंगी और टिश्यू का प्रोलिफरेशन होगा जिससे ये पर्टिकुलर रीजनरेशन होगा। साथ में रिपेयर होगी यूटेराइन ग्लैंड्स और एंडोमेट्रियम की वॉल। All these changes are governed by estrogen secreted by ovary and follicle cell of maturing Graafian follicle. The level of estrogen is in turn regulated by follicular stimulating hormones FSH of anterior pituitary glands. Level of estrogen is maximum during the phase which enhances proliferation of cells of endometrium. By the end of this phase, endometrium get 2 to 3 mm thickness. The endometrium glands elongated, become coiled and cork screw shaped. The anteriors supplying uterine wall also grow longer and more coiled. Epithelium of fallopian tube get thickened and its cilia and their movement increase. This contraction of uterine muscle increase. Dear student, हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि 28th डे से 4 और 6 डे तक सॉफ्ट इपीथेलियल टिश्यू, यूटेराइन इपीथेलियल ग्लैंड और एंडोमेट्रियम की दीवार साथ में अनफर्टिलाइज्ड एग ब्लीड के फॉर्म में बाहर आते हैं जिसे मेंस्ट्रुअल फेज कहा जाता है। जैसे ही फेज का अंत होता है वैसे ही 6 से 14 डे तक पोस्ट फॉलिकुलर फेज चलता है। इसमें ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर होती है, ब्रोकन म्यूकस मेम्ब्रेन रीजनरेट होगी, यूटेराइन मेम्ब्रेन रीजनरेट होगी, टिश्यू का प्रोलिफरेशन होगा जिससे डैमेज ब्लड वेसल्स भी रीजनरेट हो जाएगी। यहाँ पर रिपेयरिंग होगी किसकी? यूटेराइन ग्लैंड्स की और एंडोमेट्रियम की दीवार की। ये जो सारे चेंज हो रहे हैं ये सारे चेंज कंट्रोल या गवर्न किए जाते हैं ग्रेफियन फॉलिकल के द्वारा और एक हार्मोन्स जिसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का लेवल कौन मेंटेन करता है? तो FSH जिसे हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं, यह पिट्यूटरी ग्लैंड्स के एंटीरियर लोब द्वारा सेक्रेट किया जाता है। एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है इस फेज में मैक्सिमम होता है और इस एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है इस फेज में मैक्सिमम होने के कारण जो सेल्स होती हैं एंडोमेट्रियम की ये प्रोलिफरेटेड होती हैं और प्रोलिफरेट होने से ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करती हैं जिससे एंडोमेट्रियम की दीवार 2 से 3 mm थिक हो जाती है और साथ में जो एंडोमेट्रियम की ग्लैंड है वो भी इलॉन्गेटेड हो जाती हैं, वो कॉइल्ड हो जाती हैं और कॉर्क स्क्रू शेप्ड अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। जो आर्टरियोल्स ब्लड की सप्लाई करती हैं यूटेराइन वॉल को वो भी लॉन्गर हो जाती हैं, वो भी कॉइल्ड हो जाती हैं और इस तरह से फैलोपियन ट्यूब थिकेंड हो जाएगी, उसमें सीलिया डेवलप हो जाएंगे, उनका मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा, द कंस्ट्रक्शन ऑफ यूटेराइन मसल इंक्रीज और जो यूटेराइन मसल्स होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो हमने क्या जाना 6 से 14 डेज तक में होने वाले चेंजेस को हमने अभी क्या किया? रिपोर्ट किया। Dear student, third stage is the ovulation. No remarkable change are reported in the endometrium of this phase. During this phase, mature Graafian follicle ruptures and ovum is released into the body cavity. It is called ovulation. Usually, it's occur on 14th day to 28th day menstruation cycle. Final maturation of follicle and ovulation are under the control of luteinization hormones LH. The temperature of the body is comparatively high, remains high until the onset of next menstruation period. Corpus luteum develop in ruptured follicle. Dear student, जैसे ही हम सेकंड स्टेज को पार करते हैं थर्ड स्टेज आती है ओवुलेशन और ओवुलेशन जब ये स्टेज शुरू होती है तो तब एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है इसमें कोई रिमार्केबल चेंज देखने को नहीं मिलता। इस फेज में होता क्या है? तो जो ग्रेफियन फॉलिकल होती है वो मैच्योर हो चुकी होती है और मैच्योर होने के बाद वो रैप्चर हो जाती है। ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर्ड ग्रेफियन फॉलिकल के रैप्चर होने से मैच्योर ओवा रिलीज होता है और रिलीज होकर कहाँ पहुँचता है? बॉडी कैविटी में पहुँचता है। इस तरह से मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल के रैप्चर होने से
ओवम का बॉडी का कैविटी में पहुंचना ही ओवुलेशन कहलाता है। यह ओवुलेशन की प्रोसेस 14th डे से स्टार्ट होती है और 28th डे तक चलती है। फाइनली क्या होता है, जो फॉलिकल मैच्योर हुआ होता है वो ओवुलेशंस को परफॉर्म करता है, और यह जो प्रोसेस होती है ओवम के रिलीज होने की या ओवुलेशन की, यह LH जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहा जाता है उसके गवर्नमेंट या रेगुलेशन में होती है। इस टाइम पर पर्टिकुलर फीमेल ह्यूमंस का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर कंप्लीटली हाई हो जाता है, और कब तक हाई रहता है, जब तक कि नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट नहीं होता या कार्पस ल्यूटियम डेवलप होकर फिर से रैप्चर फॉलिकल में डेवलप नहीं हो जाती। सो डियर स्टूडेंट, पहली स्टेज हमने जाना मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो 28th डे से 4 से 6 डे चलता है। दूसरे में हमने पोस्ट मेंस्ट्रुएशन या फॉलिकुलर स्टेज को जाना। थर्ड स्टेज पर ओवुलेशन हुआ। अब हम पहुंचते हैं फोर्थ स्टेज पर जिसे कहा जाता है पोस्ट ओवुलेटरी या प्री मेंस्ट्रुएशन फेज या ल्यूटियल फेज। डियर स्टूडेंट, इट अक्वायर फ्रॉम 15th to 28th day between ovulation and onset of menses. It marks the end of menstruation cycle. During the phase, both estrogen and progesterone are secreted in large quantities by the corpus luteum. In case ovum is not fertilized, corpus luteum degenerates into a white mass called corpus albicans. This lowers down the level of progesterone in blood. Progesterone further prepare the uterus for the anticipated pregnancy. The endometrium progressively increase in thickness, that is 4 to 6 mm. The uterine gland increase in length and diameter and become more cork screw shape. These begin to secrete a fluid in uterus for nourishing the dividing egg. Progesterone also inhibit further follicular maturation. The whole purpose for all these endometrium change is to produce and store highly secretory endometrium and large amount of nutrient that can provide appropriate condition for implantation of fertilized ovum. This phase lasts about 13 to 14 days. डियर स्टूडेंट, ओवुलेशन के बाद जो स्टेप आता है उसे पोस्ट ओवुलेटरी फेज के नाम पर जाना जाता है। यह 15th डे से 28 डे तक चलने वाली प्रोसेस है। इस प्रोसेस के बीच में ओवुलेशन और मेंसेस जैसी प्रोसेस परफॉर्म होती है। इट मार्क द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ड्यूरिंग दिस फेज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है और ये लार्ज क्वांटिटी में सेक्रेट होते हैं। कहाँ पर? कार्पस ल्यूटियम पर। इन केस ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज। अब यहाँ से दो कंडीशन है, ओवा फर्टिलाइज होगा या नहीं होगा। यदि ओवा फर्टिलाइज नहीं होता तो कार्पस ल्यूटियम की जो वाल होती है वो डिजनरेट हो जाती है और डिजनरेट होकर एक वाइट मॉस बनाती है जिसे कार्पस एल्बिकन्स कहा जाता है। बाद में ये कार्पस एल्बिकन्स लोअर डाउन हो जाती है और जब ये डिजनरेट हो जाएगी तो ऑलरेडी प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल होगा वो ब्लड में कम हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन फर्दर प्रिपेयर्स द यूटेरस। ये प्रोजेस्टेरॉन यूटेरस को प्रिपेयर करेगा क्या करने में? एंटीसिपेटेड प्रेगनेंसी में। एंड्रोमेट्रियम प्रोग्रेसली इंक्रीज होगा, इसकी थिकनेस 4 से 6 mm हो जाएगी। यूटेराइन ग्लैंड्स इंक्रीज होंगी अपनी लेंथ में, इनका डायमीटर भी इंक्रीज होगा और ये कार के स्क्रू शेप हो जाएंगी। ये शुरू कर देंगी सेक्रेट करना एक फ्लूइड यूटेरस में ताकि नरिश किया जा सके उस डिवाइड होने वाले एग को। प्रोजेस्टेरॉन इनहेबिट करेगा फॉलिकुलर मैच्योरेशंस को ताकि आगे फॉलिकल मैच्योर ना हो पाए और ओवा उनसे रिलीज ना होने पाए। इन सब का होल पर्पज़ ये होता है कि एंडोमेट्रियम में जो चेंज आते हैं वो प्रोड्यूस करती है, स्टोर करती है हाईली सेक्रेटरी एंडोमेट्रियम में और लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को भी वो क्या कर लेती है? स्टोर कर लेती है ताकि जब फर्टिलाइज ओवम ऐसी कंडीशन पर आए कि वो इम्प्लांट हो सके तब इस पोस्ट ओवुलेटरी फेज में देखा जाता है। ये फेज 13 से 14 दिन में क्या हो जाती है? पोस्टपोन हो जाती है। Some female children menstruation start earlier than normal age. It may start even the age of 6 to 10. In such condition, secondary sexual character also develop earlier. The menstruation start before the normal age is known as the precocious menstruation or precocious puberty. Muscular deposition around labia minora has been
found to be associated with precocious menstruation. It kept the female shorten in height. Dear student, कभी कभी तो ये देखा जाता है कि एक सर्टेन एज से पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है, जो कि 6 to 10 एज में देखने को मिलता है, और पावर्टी पहले से आ जाती है. Dear student, after that we are going to study the embryogenesis. Embryogenesis means after the fertilized ovum is implanted at the site of ovary that and perform the further development that is known as the embryonic development in female humans. Dear student, embryonic development means फर्टिलाइज एग, जिसे हम जाइगोट कहते हैं, ये एक्टिवेट हो जाता है और इंटर करता है सीरीज ऑफ डेवलपमेंट. मीन्स डेवलपमेंट के डिफरेंट सीरीज़ में क्या करता है, इंटर करता है, और ये पर्टिकुलर डिप्लॉयड जाइगोट लगातार प्रोलिफरेशन मीन्स डेवलपमेंट और डिविजन्स को परफॉर्म करता हुआ न्यू इंडिविजुअल में चेंज होता है. यंग चाइल्ड या इन्फेंट जो फॉर्म होता है यूटेरस के अंदर, और इसे लगभग 10 वीक ओल्ड डिवाइडिंग जाइगोट इनसाइड द यूटेरस इज कॉल्ड एम्ब्रॉय. डियर स्टूडेंट, जो फर्टिलाइज एग जिसे हम जाइगोट कहते हैं, ये एक्टिवेट होता है. एक्टिवेट होने के बाद ये डेवलपमेंट की डिफरेंट फेजेस की सीरीज़ को पार करता हुआ एक न्यू इंडिविजुअल में क्या होता है, ग्रो होता है. डियर स्टूडेंट, एक न्यू यंग चाइल्ड या इन्फेंट फॉर्म होता है यूटेरस के अंदर, और लगभग इस डिवीज़न के 10 वीक बाद एक ओल्ड जो डिवाइडिंग जाइगोट होता है वो यूटेरस में एम्ब्रॉय में बदलता है. ऑल द sequential change taking place in zygote after fertilizations to the period of 10 week is known as embryonic development. After 10 week, the embryo inside uterus is called fetus. From birth to next 1 year, the new born child is called infant. However, all the changes take place in zygote from the time of fertilization to the birth. Infant is missed normally turn in embryonic development. Dear student, ये फर्टिलाइज एग जिसे हम जाइगोट कहते हैं वह डेवलपमेंट की डिफरेंट फेजेस को वह डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस को क्रॉस करता हुआ आफ्टर 10 वीक बाद वो एम्ब्रॉय में चेंज होता है. इस एम्ब्रॉय जो कि 10 वीक के बाद ये एम्ब्रॉय कहलाता है, इसमें डिफरेंट टाइप के सीक्वेंशियल चेंज होते हैं और इसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहा जाता है. 10 वीक के बाद यह एम्ब्रॉय यूटेरस में के अंदर होता है और इसे फीटस कहा जाता है, और जब ये बर्थ ले लेता है ये फीटस, तब ये 1 साल तक इन्फेंट कहलाता है. इस तरह से डिफरेंट टाइप के सीक्वेंशियल चेंज होते हैं और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट परफॉर्म होता है. डियर स्टूडेंट, क्लीवेज और सेगमेंटेशन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एग इज सेड टू बी एक्टिवेटेड एंड नाउ द जाइगोट fertilized egg start dividing by a specific mitotic division called cleavage. In human female, during its journey down to fallopian tube to uterus, zygote undergoes repeated equal division. That are repeated equal division is called holoblastic cleavage. The first cleavage division is vertical, passing through the imaginary axis that runs through the animal pole to vegetal pore. It divides the zygote into 2 daughter cells called blastomeres. The second cleavage is also vertical, but right angle is to first, forming 4 cell equal size blastomere. Subsequent cleavage division occur after the other in ordinary manner and form 12 to 16 cell stage is reached, that is called marula. Marula is a solid ball of cell. At this stage, embryo reach uterus between the 3rd and 4th day after fertilization and get attached to the uterine wall. This process is called implantation, and embryo is called fetus. In many animals, the zona pellucida of egg remains intact throughout the cleavage division. Hence, there is no increase in the protoplasmic mass of developing embryo. However, there is a marked increase in DNA containing chromosomal material. Dear student, फर्टिलाइजेशंस के बाद फर्टिलाइज एग को ही जाइगोट कहा जाता है. यह जाइगोट डिवीजन स्टार्ट करता है
इसमें होने वाला डिवीजन माइटोटिक डिवीजन होता है और इस स्पेसिफिक माइटोटिक डिवीजन्स को क्लीवेज कहा जाता है। इन ह्यूमन फीमेल जो ये फैलोपियंस ट्यूब की जो जर्नी होती है वो फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस, यूटेरस से जाइगोट, और यह जाइगोट लगातार रिपीटेड इक्वल डिवीजन करता है, और जब ये रिपीटेड इक्वल डिवीजन करता है तब इसे होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहा जाता है। पहला डिवीजन वर्टिकल प्लेन पर होता है। यह प्लेन इमेजिनरी एक्सिस पर परफॉर्म होता है जिससे 2 सेल्स बनती है। इन 2 डॉटर सेल को ब्लास्टोमियर कहा जाता है। सेकंड क्लीवेज जो वर्टिकल होता है वो अलग अलग हाफ में अलग अलग होता है जिससे 4 सेल स्टेज बनती है जिसे ब्लास्टोमियर कहा जाता है, और आगे जाकर 12 to 16 सेल बनती हैं जिन्हें मारूला कहा जाता है। मारूला एक सॉलिड बॉल लाइक सेल का स्ट्रक्चर होता है। इस स्टेज में एम्ब्रॉय कहाँ पहुँचता है? यूटेरस बिटवीन द 3rd और 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और अटैच हो जाता है कहाँ से? यूटेराइन वॉल से। और इस तरह से यूटेरस की दीवार में पर्टिकुलर इस बॉल का अटैच होना इम्प्लांटेशन कहलाता है, और जैसे ही ये इस यूटेराइन वॉल से अटैच होता है इसे हम मारूला कहना स्टार्ट कर देते हैं। Dear student, significance of cleavage. It bring about the distribution of cytoplasm of zygote to the blastomere. After that, formation of blastula of blastulation. Dear student, अभी हमने देखा कि होलोब्लास्टिक क्लीवेज हुआ जिससे ब्लास्टोमियर बने। आगे जाकर क्या हुआ? ऑर्डिनरी मैनर पर डिवीजन हुआ जिससे 12 to 16 सेल स्टेज बनी जिसे हमने मारूला कहा। ये पर्टिकुलर स्टेज जा कर के यूटेराइन वॉल पर अटैच होगी तब ये इम्प्लांटेशन कहलाएगा, और यह एम्ब्रॉय इम्प्लांटेशन के बाद फीटस के नाम पर जाना जाएगा। द ब्लास्टोमियर्स ऑफ मारूला अंडरगो रीअरेंजमेंट सो एज टू गिव राइज अ सेंट्रल कैविटी इनसाइड द मारूला नोन एज ब्लास्टोसेल। डियर स्टूडेंट, जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं ये मारूला स्टेज में रीअरेंज होते हैं और सेंट्रल कैविटी बनाते हैं अपने अंदर की ओर, और मारूला के अंदर बनने वाली यह कैविटी क्या कहलाती है? ब्लास्टोसेल के नाम पर जानी जाती है, या इसे हम ब्लास्टुला कहते हैं। ब्लास्टोसेल सेपरेट अ सरफेस लेयर ऑफ ब्लास्टोमियर एंड इनर मॉस मीन्स यह जो ब्लास्टो सील होती है ये 2 लेयर द्वारा सेपरेट रहती है। द ब्लास्टोमियर ऑन द सरफेस ऑफ एम्ब्रॉय बिकम फ्लैटेड एंड फॉर्म ट्रोफो इक्टोडर्म या ट्रोफोब्लास्ट। डियर स्टूडेंट, जो ब्लास्टोमियर की सरफेस होती है इस एम्ब्रॉय की वो फ्लैट हो जाती है, और जब ये फ्लैटेंड हो जाती है तब हम इसको ट्रोफो इक्टोडर्म या ट्रोफोब्लास्ट के नाम पर जानते हैं। दिस लेयर और फर्दर डेवलपमेंट प्रोड्यूस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या बताया हमने कि ब्लास्टोमियर की जो सरफेस होती है एम्ब्रॉय की वो फ्लैट हो जाएगी। फ्लैट होने पर क्या फॉर्म होगा? ट्रोफो इक्टोडर्म, या इसी को हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ये फॉर्म होगी। और जो ट्रोफोब्लास्ट होगी ये लगातार फर्दर डेवलपमेंट को परफॉर्म करेगी जिससे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनेगी और बनेगा प्लेसेंटा। ध्यान दीजिएगा, प्लेसेंटा और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन किससे डेवलप होंगी? तो ये डेवलप होंगी ट्रोफोब्लास्ट से। ये क्या करेंगी? हेल्प करेंगी नरिशमेंट में। किसके? एम्ब्रॉय के नरिशमेंट में ये हेल्पफुल होंगी। द सेल ऑफ ट्रोफोब्लास्ट डू नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक बॉडी। ध्यान दीजिएगा, ट्रोफोब्लास्ट की जो सेल्स होती हैं ये एम्ब्रियोनिक बॉडी को फॉर्मेशन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करती हैं, लेकिन ये करती क्या हैं? ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाती हैं, ट्रॉपिक मेम्ब्रेन्स बनाती हैं जिससे इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। व्हाइल द इनर cell moss called embryoblast is designed to form a embryonic proper. It become displaced toward the one end of the early embryo, which at this stage called blastodermic vesicles or blastocyst. After that, we are going to study the formation of gastrula, gastrulation, formation of embryonic germ layer. Means these are 3 germ layer which are called the embryonic germ layer. Gastrulation is the important dynamic process of embryonic development in which the blastomere of blastula undergo morphogenetic movement so as to form 3 germinal layer. First ectoderm, second mesoderm and third one is the endoderm. Dear student, गैस्ट्रुलेशन एक इम्पॉर्टेंट डायनेमिक प्रोसेस है किसकी? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। इसमें जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं ब्लास्टुला के वो मार्फोजेनेटिकली
मूवमेंट परफॉर्म करते हैं और इनके मूवमेंट के कारण रीअरेंजमेंट होता है ब्लास्टोमियर्स का, और ब्लास्टोमियर के रीअरेंजमेंट से 3 लेयर्स डिस्टिंक्ट डेवलप होती हैं या 3 डिफ्रेंशिएटेड लेयर डेवलप होती हैं। बाहर की ओर एक्टोडर्म, सेंट्रल पर मेसोडर्म और इनर वर्ड पर एंडोडर्म डेवलप होती है। इन्हें ये तीनों लेयर्स जो कि ब्लास्टोमियर के रीअरेंजमेंट या मार्फोजेनेटिक मूवमेंट से ओरिजिनेटेड होती हैं, इन्हें प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स के नाम पर जाना जाता है। दीज 3 लेयर्स ऑफ एम्ब्रॉय फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन्स। ध्यान दीजिएगा, हमारे बॉडी में जो डिफ्रेंशिएटेड सेल हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो इन तीनों लेयर के डिफ्रेंशिएशन से बनते हैं। जब ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन द ब्लास्टोसिल इज लॉस्ट एंड अनदर कैविटी आर्केंट्रॉन इज फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस होती है, ब्लास्टोमियर रीअरेंज होते हैं, वैसे ही जो हमें एक कैविटी मिली थी जिसे हमने ब्लास्टोसिल कहा था, वो डिसअपियर हो जाती है, वो लास्ट हो जाती है और एक नई कैविटी एराइज होती है। किसके कारण? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से, जिसे आर्केंट्रॉन के नाम पर जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, ऑन लेटर डेवलपमेंट दिस कैविटी, जो आर्केंट्रॉन कैविटी निर्मित हुई है, आगे जाकर ये कैविटी डेवलप होगी और इसी से एलिमेंट्री कैनाल, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी ब्लैडर, मिडिल ईयर फॉर्म होगा। बिसाइड द प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट ऑफ डेवलपमेंट एम्ब्रॉय, द सेल ऑफ ट्रोफोब्लास्ट आर आल्सो इन्वॉल्व इन द सेक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स व्हिच प्रोटेक्ट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कार्पस ल्यूटियम। डियर स्टूडेंट, हमने ये जाना कि गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस में ब्लास्टोसिल जो कैविटी होती है वो डिसअपियर हो जाती है और 3 लेयर के बनने से एक नई कैविटी बनती है जिसे आर्केंट्रॉन कहा जाता है। ये आर्केंट्रॉन आगे डेवलपमेंट के समय एलिमेंट्री कैनाल, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी ब्लैडर और मिडिल ईयर बनाती है। इसके साथ में ये प्रोटेक्शन का काम करती है, न्यूट्रिशन का काम करती है, जो एम्ब्रॉय डेवलप हो रहा होता है। साथ में इसकी जो सेल्स होती हैं, किसकी? ट्रोफोब्लास्ट की, ये इन्वॉल्व होती हैं गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स के सेक्रेशन में, और यह गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स क्या करता है? डिसइंटीग्रेशन करता है, प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है किसके? कार्पस ल्यूटियम की लेयर को। डेवलपमेंट ऑफ 3 जर्मिनल लेयर टेक प्लेस इन फॉलोइंग वे। तो हमने जाना कि ब्लास्टोमियर्स जो ब्लास्टुला के पार्ट हैं, इनमें मार्फोजेनेटिकल मूवमेंट हुआ है जिससे 3 जर्मिनल लेयर डेवलप हुई हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, और इन तीनों लेयर्स के रीअरेंजमेंट से क्या बनी है? आर्केंट्रॉन कैविटी बनी है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन तीनों लेयर्स के द्वारा किस किस तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। सो डियर स्टूडेंट, formation of endoderm in mammals including man and the enlargement of blastodermic vesicle is soon followed by proliferation of cells from the lower surface of embryonal knob. It detached cells are pushed into the blastocyst. These cells rapidly divide to increase in number to form embryonic endoderm. The sectional view of embryo at this stage show a tube enclosed within a tube. This inner tube, archentron, is bounded by endoderm. Its form primitive gut. At advanced stage, primitive gut is differentiated into 2 parts. One part, that gut tract, and other as distal sac, form yolk sac. The communicate with gut of embryo after endoderm formation. Remaining mass of cell is called embryonic disc. डियर स्टूडेंट, एंडोडर्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो जो मैमल्स होते हैं उनमें ह्यूमन भी शामिल है। सबसे पहले ब्लास्टोडर्मिक वेसिकल अपने शेप में एनलार्ज होगी और जल्दी ही उसकी सेल्स प्रोलिफरेशन को परफॉर्म करेंगी। जो लोअर सरफेस की सेल होंगी वो प्रोलिफरेटेड होकर एम्ब्रियोनिक नॉब बनाएंगी। ये सेल से डिटैच होकर या पुश्ड आउट होकर कहाँ पहुँच जाएंगी? ब्लास्टोसेल में पहुँचेंगी। ये सेल रैपिडली डिवाइड होंगी और क्या होगा? एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म का ओरिजिन होगा। यदि हम एम्ब्रॉय की सेक्शनल व्यू की स्टडी करें तो हमें ऐसा दिखाई देता है इस स्टेज में कि एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब भरी हुई है या इनक्लोज है और बीच में इनके कौन सी है? आर्केंट्रॉन कैविटी है जो एंडोडर्म से क्या है? डिवाइडेड है। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म। सून आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एंडोडर्मल लेयर, जैसे ही एंडोडर्मल लेयर कंप्लीट होती है, सेल क्या करती हैं? जो मार्जिन की सेल्स होती हैं किसकी? एम्ब्रियोनिक डिस्क की, वो फिर से रैपिडली प्रोलिफरेशन करती हैं। प्रोलिफरेशन से क्या होता है?
पर्टिकुलर डिस्क की थिकनेस इंक्रीज होती है और ये डिटैच होकर एम्ब्रियोनिक डिस्क में बदलती है और इसे एंडोडर्मल मेसोडर्मल लेयर्स के नाम पर जाना जाता है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म the left out cell of the embryonic disc arrange themselves in a distinct layer to form ectoderm. Dear student, last one, formation of amniotic cavity. It is the development of organ and organ system in embryo. Dear student, हमने देखा कि एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म डेवलप हो चुकी है। अब इनके बाद क्या होगा, एमनियोटिक कैविटी डेवलप होगी। मीन्स डेवलपमेंट की वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम एम्ब्रॉय में डेवलप होते हैं। एक बार 3 लेयर्स जब इस्टेब्लिश हो जाती हैं तो ये तीनों लेयर लगातार डिफ्रेंशिएशन करती हैं, अलग अलग स्पेशलाइज ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को डेवलप करती हैं और हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के स्पेशलाइज डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गन्स जो डेवलप होते हैं वो इन्हीं 3 लेयर्स का क्या होते हैं रिजल्ट होते हैं। So dear student, all organ system of the embryo and the adult organism are derived from these 3 germinal layer. The development of organs and organ system in the embryo are called organogenesis. The various organs or organ system derived from these germinal layer are summarized below. Dear student, जितने भी organ system हमारे एम्ब्रॉय में होते हैं या एडल्ट ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं, ये सभी ऑर्गन चाहे एम्ब्रॉय में हो चाहे एडल्ट में हो, ये डेरिवेशन होते हैं किसका, जर्मिनल लेयर का। जर्मिनल लेयर से थ्री जो जर्मिनल लेयर हैं इनके डिफ्रेंशिएशन और डेवलपमेंट से जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के डेवलपमेंट की प्रोसेस एम्ब्रॉय में चलती है उसे ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है। अब देखते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म्स के द्वारा क्या क्या रेडी होता है। डियर स्टूडेंट, एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम, एपिडर्मिस, पिगमेंट सेल, एड्रिनल मेडुला, पोस्टीरियर एंड इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, कॉर्निया, लेंस ऑफ आइज, नेसल एपिथेलियम, इंटरनल ईयर, बक्कल कैविटी और रेक्टम। ध्यान दीजिएगा, लर्न दिस नेम मिस हमारी एक्टोडर्मल ओरिजिन वाले ऑर्गन कौन से हैं, तो नर्वस सिस्टम, एपिडर्मिस, पिगमेंट सेल, एड्रिनल मेडुला, पोस्टीरियर एंड इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड्स, कॉर्निया, लेंस ऑफ आइज, नेजल एपिथेलियम, इंटरनल ईयर, बक्कल कैविटी और रेक्टम एक्टोडर्म से डिफ्रेंशिएटेड और डेवलप होते हैं। मेसोडर्म से किडनी, गोनाड्स मीन्स और सेक्स ऑर्गन्स, यूरिनरी एंड जेनाइटल डक्ट, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, स्प्लीन, सिलोमिक एपिथेलियम, डर्मिस, वर्टिकल कॉलम, अपेंडिकुलर स्केल्टन, स्मूथ एंड कॉर्डियल मसल्स, ये सारे ऑर्गन्स मेसोडर्म से डिफ्रेंशिएटेड और डेवलप होते हैं। आप देखते हैं एंडोडर्म से, तो एंडोडर्म से इंटरनल लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक, टंग, लीवर, पैनक्रियास, थायराइड, पैराथायरॉइड, थाइमस, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, लंग्स, लाइनिंग ऑफ वेजाइना, यूरेथ्रा, रिलेटेड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स क्या होती हैं, ओरिजिनेटेड या डिफ्रेंशिएटेड होती हैं। तो हमने ये जाना कि डेवलपमेंट ऑफ 3 जर्मिनल लेयर टेक प्लेस, 3 तरह की जर्मिनल लेयर बनती हैं। पहली है एंडोडर्म, दूसरी है मेसोडर्म और तीसरी है एक्टोडर्म और इनसे डेवलप होती है एमनियोटिक कैविटी। एक्टोडर्म से पिगमेंटेड सेल, एपिथेलियम, एड्रिनल ग्लैंड, पोस्टीरियर और इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल बॉडी, कॉर्निया, आई के लेंस, नेजल एपिथेलियम, इंटरनल ईयर, बक्कल कैविटी और रेक्टम डेवलप होता है। मेसोडर्म से जेनाइटल डक्ट, गोनड्स, यूरिनरी, किडनी, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, स्प्लीन, सिलोमिक एपिथेलियम, डर्मिस, वर्टिकल कॉलम, अपेंडिकुलर स्केल्टन और स्मूथ और कॉर्डियल मसल डेवलप होती हैं। हमने ये जाना कि एंडोडर्म से स्टमक, टंग, एलिमेंट्री कैनाल, लीवर, पैनक्रियास, थायराइड, पैराथायरॉइड, थाइमस, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, लंग्स, लाइनिंग ऑफ वेजाइना, यूरेथ्रा और अदर रिलेटेड ग्लैंड्स भी डेवलप होती हैं। डियर स्टूडेंट, गैस्ट्रुलेशंस का सिग्निफिकेंस क्या है? डियर स्टूडेंट, गैस्ट्रुलेशन का पहला रिजल्ट ये है कि इसमें 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है और इन्हीं 3 जर्म लेयर हैं इनसे डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। सेकंड, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मार्फोजेनेसिस एंड डिफ्रेंशिएशन। जैसे ही गैस्ट्रुलेशन शुरू होता है वैसे ही मार्फोजेनेसिस और डिफ्रेंशिएशन शुरू होता है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का। ड्यू टू ग्रेट मार्फोजेनेटिक एक्टिविटी ऑफ ब्लास्टोमियर, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल आर इंक्रीज, और इसके कारण मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ
इन्फेंट फ्रॉम गैस्टुला। डियर स्टूडेंट, हमने थ्री जर्म लेयर के द्वारा हमने इन्फेंट का डेवलपमेंट देखा। चलिए देखते हैं अलग अलग टाइमिंग पर यह इन्फेंट में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होंगे। इन एम्ब्रॉय 3 लेयर्स जैसे ही फॉर्म होती हैं, ये फॉर्मेशन 5वें वीक तक या 5th वीक तक ये पूरा हो जाता है। आप इसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस मीन्स आर्गन्स का डिफ्रेंसिएशन शुरू होता है। कब तक? 6 वीक से ये स्टार्ट हो जाता है। ड्यूरिंग 6 वीक ये जर्म लेयर जो होती हैं बड या प्रोट्यूबरेंस के फॉर्म में ऑर्गन्स को डेवलप करती हैं। एट लास्ट स्टेज 6 वीक पर शुरू होती है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम को डेवलप करता है। हैंड और लेग्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं 7th से 9 वीक के बीच में। बाय द एंड ऑफ 9th मंथ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम फुली ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। जैसे ही तीसरा मंथ खत्म होता है, एम्ब्रॉय बिकम 3 इंच का हो जाता है। स्केलेटन सिस्टम इज आल्सो फॉर्म ड्यूरिंग द पीरियड। द लेंथ ऑफ एम्ब्रॉनिक जैसे जैसे समय बढ़ता है ये 7 इंच का होता है। इसमें हेयर फॉर्म्स होना शुरू हो जाते हैं। हेड एट द एंड ऑफ 4th मंथ और चौथे मंथ तक पहुँचते पहुँचते इसका हेड भी डेवलप हो जाता है। एलिमेंट्री कैनाल एंड बोन मैरो इज फॉर्म ड्यूरिंग द 5th मंथ, और साथ में एलिमेंट्री कैनाल और बोन के अंदर भरा हुआ बोन मैरो भी 5th मंथ के लास्ट तक डेवलप हो जाता है। फीटस इज कन्वर्टेड इनटू इन्फेंट बाय द एंड ऑफ 6 मंथ, और 6वें महीने के अंत तक में ये जो फीटस होता है ये किसमें? इन्फेंट में क्या हो जाता है? रेडी हो जाता है। इसकी हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है। बाय द 9th मंथ ऑफ लेंथ ऑफ एम्ब्रॉय इज इंक्रीज अप 20 इंचेस, और 9वें महीने तक इसकी लंबाई 20 इंच तक हो जाती है और ये रेडी हो जाता है किसके लिए? बर्थ लेने के लिए। Independent up to blastula stage, after the implantation in the wall of uterus is absorb the nourishment from it. Dear student, प्लेसेंटा क्या है या एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स क्या है? एम्ब्रियोनिक इंडिपेंडेंस होने के बाद जैसे ही ब्लास्टुला स्टेज आती है ये प्लेसेंटा के थ्रू अपने आप को नरिश करता है। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, पहला काम है न्यूट्रिशन, दूसरा काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, थर्ड फंक्शन है स्टोरेज एंड डाइजेशन, फोर्थ है एक्सक्रिएशन, फिफ्थ है बैरियर्स और 6 है एंडोक्राइन सिस्टम। पहला, डियर स्टूडेंट, जो प्लेसेंटा होता है या जिसे एम्बिलिकल कॉर्ड या एमनियोटिक फ्लूइड के फॉर्म में ये डेवलप होता है, उनमें से पहला काम होता है नरिशमेंट। यह लगातार फीटस को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। प्लेसेंटा हेल्प करता है रेस्पिरेटरी गैसेस के एक्सचेंज करने में, किसके बीच में? फीटस और मदर के बीच में। प्लेसेंटा स्टोर करता है फैट को और ग्लाइकोजन को, और उसे ब्रोकन डाउन भी करता है ताकि फीटस उसे एब्जॉर्ब कर सके। फीटस एलिमिनेट करता है नाइट्रोजिनस वेस्ट को या अदर वेस्ट को, किसकी हेल्प से? प्लेसेंटा के हेल्प से। प्लेसेंटा डज नॉट अलाउ पैसेज ऑफ पैथोजेंस एंड टॉक्सिन्स फ्रॉम एंटरिंग द फीटस। माँ से के द्वारा वह पैथोजन या वो टॉक्सिक मटेरियल जो उस फीटस में एंटर करना चाहता है उसके लिए जो आपके पास प्लेसेंटा होता है वो बैरियर्स का वर्क करता है। लास्ट वन इज द एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन मीन्स डिफरेंट टाइप of hormones secreted by endocrine glands. So placenta act as a endocrine glands. Placenta एक important endocrine gland है। ये प्रोड्यूस करता है नंबर ऑफ हार्मोन्स जैसे ह्यूमन क्रोनिक गोनोडोट्रोपिक हार्मोन्स SCH, क्रोनिक थायरोट्रोपिक हार्मोन्स कैल्सिटोनिन और कैल्सिकोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटन लैक्टोजन HPL, प्रोजेस्ट्रॉन, ओस्ट्रोजन एंड रिलैक्सिन जैसे हार्मोन्स भी ये सेक्रेट करता है। डियर स्टूडेंट, आफ्टर दैट implantation and function of placenta, we are going to study the part 2. It is means how to birth a fetus. The process of expelling a fully formed full-term young one from the mother uterus at the end of gestation is called birth. It involves forceful muscle construction called labor of the uterine wall. Dear student, किसी expelling fully formed full terms young one from the mother, that is called the birth. इसमें क्या होता है? फोर्सफुल मस्कुलर कंस्ट्रक्शन होता है जिसे लेबर कहा जाता है, और ये कहाँ होता है? तो ये यूटेराइन वॉल में देखने को मिलता है। अबाउट 2 वीक बिफोर बर्थ द फीटस सेटल्ड हेड डाउनवर्ड इनटू द पेल्विक कैविटी। ऑन द कंपटीशन ऑफ गेस्टेशन पीरियड लेबर स्टार्ट। व्हाट इज द लेबर?
forceful muscular contraction start at the uterine wall, it is called to labor. Dear student, on the completion of gestation period, labor start. It causes labor pain and the infant is delivered. The hormones oxytocin promotes uterine contraction during the parturitism. The hormones relax the cervix and the ligament of the pelvic girdle for easy birth of young one. Sometimes the fetus fails to come out, then baby is delivered by a surgical process such as baby is called सीजेरियन. मीन्स हमने ये जाना कि जैसे ही पर्टिकुलर फुली फॉर्म्ड फुल टर्म्स यंग रेडी होता है, वो मदर की यूटेरस से निकलकर बाहर आता है. वो प्रोसेस पार्टुएटिज्म या बर्थ के नाम पर जानी जाती है. इस समय पर फोर्सफुल मस्कुलर कंस्ट्रक्शन होता है जिस कहाँ पर, यूटेराइन वॉल पर, जिसे लेबर कहा जाता है. बर्थ के 2 वीक पहले जो फीटस होता है उसका हेड पेल्विक कैविटी पर सेटल्ड हो जाता है, और जैसे ही गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, एंड पर आता है, लेबर स्टार्ट होता है. मीन्स एक पेन स्टार्ट होता है जिसे लेबर पेन कहा जाता है. इस समय पर 2 हार्मोन सेक्रेट होते हैं. पहला है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है रिलैक्सिन. ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या होता है, ये यूटेराइन कंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, प्रमोट करता है. और जो रिलैक्सिन हार्मोन्स होता है वो सर्विक्स और लिगामेंट जो कि पेल्विक गर्डल पर होते हैं उन्हें ये कंट्रोल करता है, जिससे इजीली बर्थ हो जाता है उस यंग चाइल्ड का. आफ्टर ग्रोथ इन मैन एंड अदर एनिमल्स, द न्यूली बोर्न चाइल्ड और द इन्फेंट इन द मिनिएचर ऑफ एडल्ट पर्सन, इट gradually develop into an adult. After that extra embryonic fetus or membrane. Dear student, इस तरह से हम लोगों ने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस के स्टडी आज के वीडियो में हमने करी. सो डियर स्टूडेंट, द growing embryo or fetus has 4 members which are called extra embryonic or fetus membrane. These are chorion, amnion, allantois and yolk sac. एम्ब्रियोनिक लेयर के अलावा 4 लेयर फीटस में और डेवलप होती हैं, जिनको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर या एक्स्ट्रा फीटल मेम्ब्रेन के नाम पर जाना जाता है, जिनको क्रमशः कोरियंस, एमनियन, एलेंटॉइस और योक सैक के नाम पर जाना जाता है. पहली है कोरियन. डियर स्टूडेंट, इट कॉन्सिस्ट ऑफ ट्रोफोब्लास्टिक आउटसाइड एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म इनसाइड. It take part in the formation of placenta, completely surrounds the embryo and provide protection. Dear student, ये 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है. आउटसाइड पर ट्रोफोब्लास्ट पाए जाते हैं और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म इनसाइड पर पाई जाती है. मतलब 2 मेम्ब्रेन होंगी, बाहर की ओर ट्रोफोब्लास्ट और अंदर की ओर मेसोडर्म. किसका काम क्या होगा, इससे प्लेसेंटा फॉर्म होगा. यह एम्ब्रियो को चारों तरफ से कम्प्लीटली कवर रखता है, जिससे वह उसे प्रोटेक्ट कर सके. मीन्स कोरियन, ट्रोफोब्लास्ट और मेसोडर्म से बनी हुई डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, जिससे प्लेसेंटा डेवलप होता है. साथ में ये दोनों मेम्ब्रेन एम्ब्रियो को चारों तरफ से कवर रखती हैं, जिससे उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके. सेकंड है एमनियन. इट इज़ मेड अप ऑफ ट्रोफोब्लास्ट इनसाइड, सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म आउटसाइड. मीन्स ये भी 2 लेयर से बनी है. इनसाइड पर ट्रोफोब्लास्ट होगा और बाहर की ओर क्या होगा, सोमैटोप्लूरिन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म होगी. एन एमनियोटिक कैविटी इज फाउंड बिटवीन एम्ब्रियो एंड एमनियन, व्हिच एमनियोटिक फ्लूइड इज फाउंड. इसके बीच में क्या भरा रहेगा, एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहेगा. ये फ्लूइड फंक्शन करेगा किसकी तरह, प्रोटेक्टिव कुशन की तरह, ताकि इसे शॉक्स से बचाया जा सके, और यह कुशन शॉक एब्जॉर्बर का वर्क करेगा. थर्ड लेयर इज नोन एज द एलेंटॉइस. इट कॉन्सिस्ट ऑफ एंडोडर्म इनसाइड. अंदर की ओर इधर इनसाइड पर क्या होगी, एंडोडर्म होगी, और स्प्लेनोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बाहर तरफ होगी. इट अराइज फ्रॉम द गट ऑफ एम्ब्रियो. इन ह्यूमन द एलेंटॉइस इज स्मॉल एंड नॉन फंक्शनल. ह्यूमन में ये छोटी और नॉन फंक्शनल है, एक्सेप्ट द फर्निशिंग ब्लड वेसल टू द प्लेसेंटा. और इसका मेन फंक्शन होता है कि यह ब्लड प्लेसेंटा के लिए ब्लड वेसल का अरेंजमेंट या फर्निशिंग करती है. लास्ट वन इज़ द योक सैक. इट इज़ मेड अप ऑफ एंडोडर्म. ये अंदर की तरफ से एंडोडर्म से या बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से कवर रहता है. इन ह्यूमन बीइंग में योक सैक आल्सो नॉन फंक्शनल. इसका एक मेन फंक्शन ये होता है
कि ये अर्ली ब्लड सेल फॉर्मेशंस को फॉर्म करता है। इस तरह से हमने देखा कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म इन 3 एम्ब्रियोनिक या जर्म लेयर से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर डेवलप होती हैं और इनको क्रमशः कोरियॉन्स जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है जिससे प्लेसेंटा डेवलप होता है। सेकंड लेयर है एमनियन जो एक कुशन का वर्क करती है और साक एब्जार्बर होती है। थर्ड है एलेंटॉइस, ये ब्लड वेसल्स को ओरिजिनेटेड करता है। और लास्ट वन है योक सैक, ये ब्लड वेसल्स के फॉर्मेशन पे हेल्पफुल होता है। इस तरह से हमने एम्ब्रॉय के डेवलपमेंट के डिफरेंट प्रोसेसेस की स्टडी करी और ये जाना कि जैसे कि एक वर्ड आया था एलेंटॉइस, क्या होता है? ये एक सैक लाइक एक्सटेंशन होता है जो कि गट में प्रेजेंट रहता है रेप्टाइल्स के एम्ब्रॉय में, बर्ड्स के एम्ब्रॉय में और मैमल्स के एम्ब्रॉय में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। डियर स्टूडेंट, आज हमने 1 ऐसे टाइप क्वेश्चन और 3 हमने क्या पढ़े? शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पढ़े। तो पहले शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्प्लांटेशन, व्हाट इज़ द फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजेंस क्या होते हैं। साथ में हमने जाना ये कि ब्लास्टुला, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लास्टुला और ब्लास्टुलेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस्टुला एंड गैस्टुलेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3 जर्म्स लेयर, करेक्ट फंक्शन ऑफ एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म्स। टर्मिनोलॉजी में हमने जाना इन्फेंट क्या होता है, फीटस क्या होता है, यंग वंस क्या होता है, प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या फीटस मेम्ब्रेन कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। डियर स्टूडेंट, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में हम गैस्टुला, मारुला, ब्लास्टुला, एम्ब्रियोनिक लेयर, जर्म लेयर और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक फीटस मेम्ब्रेन की स्टडी करेंगे। इसमें एक जो लार्ज क्वेश्चन बनता है या जिसे हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस कहते हैं वो है एम्ब्रायोजेनेसिस इन ह्यूमन। एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ ह्यूमन से हम कहाँ से स्टार्ट होगा क्वेश्चन? तो क्वेश्चन स्टार्ट होगा इम्प्लांटेशन से और कहाँ तक पहुँचेगा? बर्थ या पार्टोटिज्म तक पहुँचेगा। ये डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये कवर करेगा। एक क्वेश्चन और आज हमने पढ़ा मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उससे भी टर्मिनोलॉजी आती है। मेनोपॉज क्या होता है, मोनार्ची क्या होती है, कैसे हार्मोनल कंट्रोल होता है, किस तरह से साइकिल चलता है और कितने स्टेप पर साइकिल को परफॉर्म किया जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।